मैंने पूछा काम क्या करना है, जी। तो काम तो वहाँ सिर्फ वही था सर, शराब का प्रचार था। बड़े बड़े चित्र बनाना, मजदूरी यूरोप के और जिनमें सुरा सुंदरियाँ हैं। जी। तो मैं गया और उसके बाद मैंने फिर के नहीं देखा था। सा नी म प ग ग रे स नि सा रे सा रे नि सा नि ध प म ग रे सा म ग रे सा रे नि सा नि ध प म ग रे सा सुनो। आज मैं भीमताल के मेहरा गांव खुटानी में उपस्थित हूं और मेरे सामने एक विश्व प्रसिद्ध चेहरा वयोवृद्ध पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल जी हैं। मटपाल जी, मैं अपने धात सुनो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मन मस्तिष्क में कब आता है कि आपको एक संग्रहालय शुरू करना चाहिए, और आपके इसके पीछे की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? याद है कि मैंने पहली जो चित्रकारी करी कक्षा 3 में अपने विद्यालय के दीवारों पर करी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद अभी करीब 2 महीना पहले मुझे एक पुराने कल्याण के अंक में, जो कि सन 45 का अंक था, उस समय कक्षा 4 में था। अच्छा। तो जब उसमें पलट रहा था तो एक चित्र के नीचे मुझे पेंसिल से लिखा हुआ मिला कि यशोधर मटपाल कक्षा 4 चित्रकार। अच्छा। कलाकार। तब लिख दिया था आपने? तब लिख दिया था आपने? तो मुझे, हाँ, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक कक्षा 4 में पढ़ने वाला ये कलाकार क्यों लिख रहा अपने आदमी। तो अच्छा। कहीं ना कहीं वो मन में था जाना। उसके बाद शिक्षा सीधी सी हुई जैसे प्राइमरी में होती है, हाई स्कूल में होती है। हाई स्कूल रानीखेत से किया मैंने, मिशन से। फिर कानपुर चले गया मैं, सनातन धर्म कॉलेज से मैंने किया। हमारे चचेरे भाई थे वहाँ एयरफोर्स में जी। तो इसलिए वहाँ से किया। उसके बाद मैं वहाँ कानपुर में इंटरमीडिएट करने में मेरे बहुत अच्छे अंक आए थे कला में। अच्छा अच्छा। 50 में से 48 अंक आए थे। तो हमारे कलाध्यापक थे टंडन जी, उन्होंने कहा बेटा तुम ये इंटर करने के बाद तुम लखनऊ चले जाओ, ललित कला अकादमी और वहाँ कला विद्यालय है। जी जी जी। तो वहाँ तुमको अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो चूंकि ऐसा था कि मेरे पिताजी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी जी। लेकिन वो पक्के गांधीवादी थे, उन्होंने कोई जमीन नहीं ली। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई पेंशन नहीं लिया, किसी प्रकार की सुविधा नहीं ली आखिरी समय तक। केवल विद्यालय बनाए उन्होंने, 3 विद्यालय बनाए, जिनमें से एक डिग्री कॉलेज है मानिला जी, और एक नौरा में इंटर कॉलेज है, और एक कन्या में है जो कि हाई स्कूल है जी। तो वो अपने शिक्षा, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को, जैसे गांधी जी का था कि हम अपने परिवार उनको कोई मदद नहीं करेंगे, तो ऐसे पिताजी ने भी हमारा इस बारे में कोई ज्यादा वो नहीं किया। आज वो स्वर्गवासी हैं जी, लेकिन हमें हमारे उससे भला हुआ, हमें अपने पैरों को छोड़ दिया जी, कि तुम जैसा करना है करो जी। तो इसलिए मैं जब 5 साल का मैंने डिप्लोमा किया, उसमें मेरी उम्र जो इंटरमीडिएट करने के बाद जानते हैं जी 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 कि मुश्किल से 18 साल की होगी। लेकिन वहां से हम कोई सोचा कि भाई कला विद्यालय में 5 साल का डिप्लोमा करना है, दिन में विद्यालय और शाम को कैसे कमाएं जी। तो मैंने वहाँ शाम को मैं रात में अमीनाबाद में इसमें मैं चित्रकारी करता था, जिनसे कुछ पैसे मिल जाए, पोस्टर बनाना, ये करना, सारी चीजें, किताबों के कवर बनाना और चित्र बनाना। तो इस प्रकार से मैंने 5 साल पूरे किए जी। और 5 साल पूरे, मुझे तीसरे साल में ही मुझे स्वर्ण पदक मिला था बनारस में। अच्छा अच्छा। प्रथम पुरस्कार के रूप में, वो यहाँ रखा हुआ है, मेरे सारे पुरस्कार वहाँ। तो उसमें यह कि मैं गरीब था ही जी, मेरे कई सारे भाई बहनों ने मुझे बड़ी मदद करी, फीस जमा कर देते थे, क्योंकि हम लोग कला विद्यालय में लड़के लड़कियां साथी, उनमें ज्यादातर बंगाली लड़कियां होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनमें कला का ज्यादा कुछ होती है, लखनऊ में काफी बंगाली लोग हैं जी। तो 2 बहनों ने बड़ी मदद करी मुझे, मेरे फीस जमा कर देते थे, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था करते, सब कुछ करते थे। तो हुआ ये कि जब मैं 5 साल मैंने पूरे किए, तो हमारे जो उप प्रधानाचार्य थे मेड़ साहब, तो
उन्होंने उनको पता चला लखनऊ में जो ये मोहन मेकिंग है, इनका ये सारा शराब का धंधा चलता है। जी जी। अभी गाजियाबाद में है मोहन मेकिंग वाला। ये सब ये मोहन मेकिंग्स, हाँ, कॉर्नफ्लेक और यही बनाते हैं। तो उनका मुख्य ऑफिस वही था लखनऊ में जी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक चित्रकार की जरूरत है। अच्छा अच्छा। तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ वहाँ। अच्छा अच्छा। और उनसे कह दिया कि हमारा सबसे बड़ा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है जी। और डिजर्विंग भी है। तो उनसे कहा चले जाओ वहाँ, अच्छा पैसा मिलेगा। मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा काम क्या करना है जी। तो काम तो वहाँ सिर्फ वही था, शराब के प्रचार का। बड़े बड़े चित्र बनाना मध्ययुगीन यूरोप के, जिनमें सुरा सुंदरियां हैं। जी जी। तो मैं गया और उसके बाद मैंने फिर के नहीं देखा फिर। अच्छा अच्छा। तो बाद में जब उनको प्रधानाचार्य जी को मालूम हुआ तो बड़े गुस्सा हुए। कहेंगे हमने तुमको किसी आशा से भेजा था ताकि तुम्हारी 2 रोटी का भी इंतजाम हो जाए और तुम्हारा अपना हो, और तुमने मना कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। अच्छा। तो मेरी अंतरात्मा ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसको कि मुझे लगे कि बाद में पछतावा हो। जी। तो फिर मैंने 2 साल का गांधी डिप्लोमा किया गांधी स्टडीज में और बीए किया। अच्छा। और उसके बाद से 5 साल का मैं ऐसे ही अपनी आजीविका में, उस समय मैंने वहाँ सबसे अच्छी चीप आर्टिस्ट की पोस्ट से छोड़ के मैंने बाजार में काम किया। उसमें 2.5 रुपया मिलता था जी आर्टिस्ट को काम करने का। और वो भी सरकार से ठेका लेते थे बड़े आर्टिस्ट, उसमें हमको लगाते थे जैसे दिहाड़ी मजदूर वाले। तो मैंने 2.5 रुपये दिहाड़ी में काम करना स्वीकार किया। और उसके बाद फिर मुझे एक संस्था थी वहाँ जो प्रौढ़ों के लिए किताबें बनाती है, साक्षरता निकेतन, लखनऊ से 6 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ मैंने आर्टिस्ट के रूप में डेली बेस पर 6 रुपया रोज पर मैंने काम किया। अच्छा। फिर बढ़ते बढ़ते 8 रुपया तो हुआ। उसके बाद फिर पिताजी, उसमें ऐसा ही था, पिताजी माता पिता के सामने कुछ कहें, उन्होंने सीधा टेलीग्राम किया कि तुम्हारी शादी तय होगी, तुम आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो कोई हाँ ना का सवाल ही नहीं था। तो आए और उसके बाद से विवाह हुआ, लेकिन मैं कभी फिर घर नहीं रहा क्योंकि उसमें फिर गोरक्षा आंदोलन शुरू हो गया था। अच्छा। आपने जैसे आपने बताया ना, अपने एजुकेशन के बारे में बताया, उसके बाद फिर आपने जॉब, अगर देखा जाए तो आपने कहीं रोजी रोजगार तो किया ही होगा। मैंने हमेशा ऐसा काम किया जिसमें मेरी कला साधना में बाधक न हो जी। और जितने भी हमारे साथ के लोग थे उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है जी। क्योंकि जो आपको रखेगा वो अपना काम कराएगा अपने ढंग से। डॉक्टर साहब, मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है फेसबुक में, गूगल में, जो मैंने आपके बारे में अध्ययन किया, तो उसमें आप के बारे में पता चला है कि 1983 में शायद मेरे ख्याल से आपने इस म्यूजियम को स्टार्ट करने की सोची थी। तो जब आप बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे और आपको मालूम भी था कि शहरों में ही ऐसे संग्रहालय चल सकते हैं, तो आपने एक भीमताल, उत्तराखंड के एक नैनीताल जनपद का छोटा सा गांव, मेहरा गांव क्यों सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्या संभावना आपको लगती है? हाँ, तो इसके पीछे मेरा जो मैं पृष्ठभूमि कर रहा था जी कि मैं अजंता भी गया कि ताकि अपनी कला का राष्ट्रीय उपयोग हो। लेकिन जब वहाँ नहीं हुआ तो उसके बाद से फिर मैं गोरक्षा आंदोलन में जेल में भी रहा 1 महीने लुधियाना में। और तो पिताजी को चिंता होती थी। उसके बाद उन्होंने, किसी ने, ज्योतिषी ने कहा कि तू अध्यापन के क्षेत्र में लगा दो। तो मैंने अध्यापन किया 2 साल, एक ही हुआ, फिर 3 साल किया। अध्यापन के बीच में मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में कुछ गुफाएं निकली हैं जहाँ की आदि मानव के चित्र हैं। तो ये इतना पता करके मैंने कई विश्वविद्यालयों को देखा, मैं इसमें शोध करना चाहता हूँ। तो आखिर में पूना से मुझे उसमें कहा कि आप आ जाओ, लेकिन कोई स्कॉलरशिप कोई वो नहीं है कि अभी क्या मिलेगा ही। तो मैं सब छोड़ के पूना चले गया। अच्छा। और पूना में जाकर के मैंने और काम तो किया ही, पीएचडी पुरातत्व में किया। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे जनजातीय क्षेत्र में भी जाना पड़ा। और फिर मेरा 2 साल में एक भोपाल में संग्रहालय बन रहा है था, उसमें 80 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो वहाँ मुझे देहरी से सेक्रेटरी ने कहा कि आप चले जाइए वहाँ और आपको वहाँ ठीक होगा, गुफा कला के बीच में है वहाँ। तो मैं भोपाल में आया और भोपाल में मैं उस संग्रहालय में मेरे कामों में एक काम ये भी था कि जिसमें आदिवासियों से संपर्क करना। अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ के सारे थाड़ू बोक्साओं के बीच में भी आया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको बता रहे हैं कि कैसे संग्रहालय खुला। जी जी। तो यहाँ थाड़ू बोक्साओं में आया तो वो सरकारी था, उन जगह कोई पैसे की कमी नहीं होती थी। लेकिन
मेरे गजेटिव स्पोर्ट्स में जैसे मेरा यहाँ आना होता था तो यहाँ डीएम को खबर हो जाती थी और डीएम की ओर से पटवारी और जो तहसीलदार ये सब वहाँ पहुँच जाते थे। जब मैं यहाँ खटीमा में आया और सितारगंज में आया तो हुआ क्या कि सामान तो खरीदते थे वो लोग, लेकिन पैसा नहीं देते थे आदिवासियों को। अच्छा, हम पैसा लेके आए थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई ऐसा है, इसका एक ही इलाज है कि जो हम अपने क्षेत्र में संग्रहालय खोलें और उसको ये करें कि किसी को भी बिना दुखाए हुए, क्योंकि संग्रहालय माने पुरानी चीजों को इकट्ठा करना, और वो अगर ऐसे लोगों के पास मिलते हैं जो खुद ही गरीब हैं तो वहाँ से मुझे प्रेरणा हुई कि बजाय मैं ये संग्रहालय यहाँ भोपाल लाने के मैं क्यों नहीं अपने क्षेत्र में खोलूँ संग्रहालय। तो ये तो पहला कारण रहा है। और दूसरा है कि किसी प्रकार का शोषण न हो उन लोगों का जिनसे हम सामान ले रहे हैं। दो चीज होगी। तीसरा ये है कि मेरा रामनगर में हमारे पिताजी का मकान भी, हमारे दो भाई वही रामनगर में रहते हैं। अच्छा। मैंने रामनगर में, मुझे लोग ने कहा कि आप यहाँ खोलिए संग्रहालय। मैंने कहा संग्रहालय एक ऐसी संस्था होती है जिसको विकास की जगह चाहिए। कितना बड़ा बने कोई कह नहीं सकते, इसलिए ऐसी जगह में होगी जहाँ पर खुली जगह हो। दूसरा, संग्रहालय में ऐसी चीजें होंगी जो न तो ज्यादा गर्मी में खराब हो जाए न ज्यादा ठंड में खराब हो, वो सुरक्षित है। हाँ, तो हमने इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में आता है, यहाँ न ठंडा है न ज्यादा गर्म है। दूसरा, ये जगह जो थी वो बंजर थी, इसमें केवल कुरी थी। तो मैं यहाँ आकर के हमने यहाँ पर जमीन के लिए वो किया है, और उसमें 8 नाली जमीन हमने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री कराई और ये बाकी ऐसा सारा वो था। यहाँ एक पेड़ नहीं था तो हमें 10 साल लगे परिसर को ठीक करने में, पेड़ लगाने में। और तो एक तो कारण ये रहा है कि संग्रहालय हमेशा ऐसी जगहों में हो जहाँ के अगल बगल में कोई गली में नहीं बना सकते आप, या तो आपके पास इतना साधन हो कि और दूसरा, जो क्षेत्रीय संग्रहालय होते हैं जिनको कि लोकल म्यूजियम्स कहते हैं, वो हमेशा क्षेत्रीय जनता के बीच में होने चाहिए। अब थारू लोगों का सामान यहाँ से आप दिल्ली में दिखाएं तो उसका कोई संदर्भ में खत्म हो जाता है, समझेंगे नहीं, कम समझ पाएंगे, है नहीं। तो ये कारण रहा है कि हम ऐसी जगहों में उन्हीं के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में करें काम, और जो कि जलवायु के हिसाब से ठीक हो, संग्रहालय का विस्तार हो सके। तो इन चीजों के ध्यान में रखते हुए हमने सन 83 में यहाँ पर संग्रहालय की नींव डाली और एक छोटे से कमरे में हमने आधे में रहते थे, आधे में संग्रहालय एक ही हॉल में वैसे शुरू किया। और होते 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 फिर ये संग्रहालय इतना बड़ा बन गया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका जो संग्रहालय है अपने आप में अनूठा है, आपकी सोच बड़ी अनूठी है, कई तरह के संग्रह यहाँ पर मिलते हैं, मैं उसका भी अभी आपसे जिक्र पूछूंगा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब आपने संग्रहालय खोला है, इतने विगत 35-40 वर्षों से यहाँ पर आपने स्थापित कर रखा है और एक अच्छे लेवल का संग्रहालय आपने स्थापित किया हुआ है, तो यहाँ के स्थानीय जनता को या फिर स्कूल के विद्यार्थियों को इस संग्रहालय से क्या मदद मिलती है, क्या लाभ मिलता है? देखिए, लाभ तो जो यहाँ आएगा उसको मिलेगा ही, लेकिन है क्या कि एक तो हमारा राज्य जो है वो अभी 20-22 साल पुराना है। बिल्कुल। हमने आंदोलन में भी भाग लिया, यहाँ राज्य बनाने में लिया, लेकिन बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदल गई और जितने भी मुख्यमंत्री आए या जो भी कर्णधार आए, उन्होंने अपने हिसाब से उसको सोचा इनमें। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य संग्रहालय का आज तक ये है कि ये अभी तक यहाँ के टूरिस्ट नक्शे में नहीं आया है, जबकि KMBN का ऑफिस यही है, सारे अधिकारी यहाँ आते हैं। तो जब पुलिस को मालूम ही नहीं हो कि भाई कोई ऐसा स्पॉट भी है, अब कैंची के लिए इतना जाते हैं, कैंची धाम में सारे लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं, भीड़ 1-1 लाख लोग भीड़ हो जाते हैं, क्योंकि उसका प्रसार हो रहा है। तो मैं तो नीम कॉलेज महाराज की तरफ न तो ऐसा साधक हूँ, संत हूँ, मैं तो सामान्य भारतीय नागरिक हूँ। तो इसलिए मुझ में ऐसा कोई आकर्षण करने का वो नहीं है। और दूसरा, यहाँ के निश्चित रूप से यहाँ के सरकारी तंत्र ने या प्रशासन ने बहुत ज्यादा नहीं दी। आते रहे, सारे मुख्यमंत्री यहाँ आए, कांग्रेस में राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी सबसे पहले आए, तिवारी जी आए, उसके बाद सारे यहाँ पर कोश्यारी जी कई बार आए और त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, हरीश रावत आए, अभी नए आए हैं, लेकिन ये भी आएंगे। तो मेरा कहना होता है कि हमने कोशिश तो ये की कि भाई हमारा एक शुरू से सिद्धांत रहा है, वैसे है तो पंडित परिवार के, लेकिन हम मांगने
हमने बिल्कुल विश्वास नहीं। हम कहते हैं कि आदमी का स्वाभिमान जी। उसी समय चले जाता है जब कोई चीज मांग करता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम जहाँ तक होगा सर्वे लाभा स्वाभिमाना इति सत्यवती श्रुति महाभारत का, कि जो कुछ लाभ कमाने हो तो स्वाभिमान पूर्वक हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। मठपाल जी, हम आपसे इस वार्ता को अगले दिन के लिए जारी रखेंगे। आपसे अभी बहुत सारे सवालात पूछने हैं। इस बात को हम अगली वीडियो में अपने दर्शकों के लिए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।